हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 6 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। अगर हम बात करें पीडीएफ की तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे करंट अफेयर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। और आज हम बैंकिंग अवेयरनेस जो कुछ दिनों से छूट रहा था उसको भी हम कवर करेंगे। तो पहला सवाल है कि आरबीआई ने ये पार्लियामेंट सेशन आजकल चल रहा है ना, मानसून वाला, तो उसमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन ऐसे होकर के आती हैं। सारी तो काम की नहीं होती हैं क्योंकि पुरानी पुरानी जो अपडेट होती हैं वो लाई जाती हैं उसमें, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जहां सवाल निकल सकता है। तो वो है, जैसे आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस। कब से? तो कह रहे हैं कि 2014 से अभी तक 78 यूसीबीज का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। इसमें से सबसे ज़्यादा 46% जो यूसीबीज हैं वो कौन से प्रदेश से आती हैं? तो सिंपल सा सवाल, आंसर इसका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप ये याद रखिए कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूसीबीज हैं, तो वह है महाराष्ट्र। तो वहीं के सबसे ज़्यादा यूसीबीज इसमें लाइसेंस कैंसिलेशन में भी हैं। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 78 ऑल टोटल हैं 2014 से अभी तक, एक साल में नहीं, और जिसमें से 46% आती हैं महाराष्ट्र से। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो 36 टोटल अगर नंबर में बात करें यूसीबीज का लाइसेंस कैंसिलेशन हुआ है आरबीआई की तरफ से। क्यों हुआ है? इनएडिक्वेट कैपिटल, ओवरऑल पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, या फिर ये सब जो फैक्टर होते हैं ना कि सही तरीके से जो यूसीबीज हैं उनमें काम नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। जहाँ पे जो आरबीआई के द्वारा जो नॉर्म्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करी जाती है, तो वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं इस वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल। आरबीआई ने यूसीबीज के लिए जो पीएसएल की लिमिट है, पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर्स कुछ निर्धारित किए गए हैं आरबीआई की तरफ से, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज हो गया, हाउसिंग हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। इस तरह के 7-8 प्रायोरिटी सेक्टर आरबीआई के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें जो टारगेट है यूसीबीज को दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक कि 75% जो यूसीबीज के लोन होने चाहिए वो इसी पीएसएल के अंतर्गत होने चाहिए। आप मतलब जो अगर 100 रुपये का लोन दे रहा है टोटल, तो 75 रुपये के लोन केवल प्रायोरिटी सेक्टर को जाने चाहिए यूसीबीज के। ये 2025-26 तक की डेडलाइन तय करी गई है आरबीआई के द्वारा। तो ये जो 75% होता है एएनबीसी या फिर सीओबी का होता है। तो ये जो पीएसएल है ये हर बैंक के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंक के लिए तो उसमें 40% होता है और आरबीज में भी 75% होता है। तो ये ऐसे आपके नॉर्म्स चलते हैं। तो उसमें बहुत सारे यूसीबीज हैं जो इस पर खरे नहीं उतर रहे थे, ये भी एक रीज़न होता है उन्हें कैंसिलेशन का। इसमें देखिए बताया गया है यूसीबीज के लिए जो डायरेक्शंस होते हैं कि उनका जो 50% जो उनका टोटल लोन होता है वो बोरोवर्स को होता है, वो इंडिविजुअल लोन होना चाहिए जिसका जो अमाउंट है 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं, या फिर जो उनका टीयर 1 कैपिटल है उसका 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी कुछ आपके डायरेक्शंस आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। बहुत सारे बैंक इसको ही फॉलो नहीं करते हैं। यूसीबीज में होता है बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म वगैरह चल जाता है, तो किसी को दे दिया, ज़्यादा ही लोन दे दिया, तो इस तरह की जब प्रैक्टिसेस पकड़ी जाती हैं उस पर कुछ होता नहीं, तो फिर आरबीआई के पास और कोई चारा बचता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यूसीबीज को लेकर के होती हैं। आपको पता होगा यूसीबीज आपकी 3 टियर में टोटल होती हैं। पहला होता है टियर 1, मतलब ऐसी यूसीबीज जिसमें डिपॉजिट क्या है 100 करोड़ रुपए तक का है। फिर होती है टियर 2 जिसमें डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ रुपए तक होता है। फिर आती हैं टियर 3 यूसीबीज जिसमें 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट होता है, तो टियर 3 होती हैं। अगला सवाल है, लिखा राइट ऑफ इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैव डिक्रीज्ड बाय डैश ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो ये भी एक न्यूज़ पार्लियामेंट में दी गई कि जो राइट ऑफ है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में वो कम हो गया है पिछले 5 सालों में। देखें तो कितना परसेंट की कमी आई है राइट ऑफ में, तो इसका सही जवाब है 27%। पिछले 5 सालों में राइट ऑफ 27% कम हो गया है। अब राइट ऑफ आप समझते होंगे ना, बहुत बार ऐसे न्यूज़ में भी आपने अगर सुना होगा तो बड़े जनरल भाषा में इसको कहा जाता है कि बैंक ने जो बड़े करोड़पति या फिर उद्योगपति ऐसे हैं उनका लोन माफ़ कर दिया। तो ये ध्यान रखिए कि ये बहुत लेव एंड टर्म हो जाएगा। राइट ऑफ और वेव ऑफ दो अलग अलग चीज़ें होती हैं लोन की। तो यहाँ पे जो राइट ऑफ है उसका मतलब क्या है और वेव ऑफ का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें आपको तो खैर आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले कि 2023-24 में कितना राइट ऑफ किया गया है बैंकों के द्वारा, तो वो होता है ₹1.7 लाख करोड़ रुपीज़ का। ये इतना राइट ऑफ किया गया है 2023-24 की बात करें। वहीं पर अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, लोन राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ का मतलब होता है कि अ लेंडर्स डिसीजन टू रिमूव अ लोन फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज अ बैड डेट। अगर कोई लोन किसी ने लिया हुआ है
एनपीए हो गया है, तो होता क्या है कि जब भी बैंक लोन देता है तो उस लोन के एवज में कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि कौन से नॉर्म्स के तहत चल रहे हैं। जैसे बेसल 3 नॉर्म है तो 100% प्रोविजनिंग ऐसा रहती है। तो उसमें होगा क्या कि उतना पैसा या उतना जो कैपिटल है बैंक को अपना अपने साइड में रखना पड़ता है। अगर ये लोन एनपीए हो गया तो उसको हम भरपाई कहाँ से करेंगे ताकि जो उनके डिपॉजिटर्स हैं उनका नुकसान ना हो। तो होता क्या है कि अगर ये जो राइट ऑफ है, राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि ये बैंक केवल अपनी बैलेंस शीट से इस लोन को, बैड लोन को हटा देते हैं कि हमारे अब बैलेंस शीट में लोन नहीं। तो होगा क्या कि जो प्रोविजनिंग होगी उस बैड लोन के एवज में तो वो फ्री हो जाएगी, मतलब वो पैसा फिर बैंक वाले लोन पे दे सकेंगे। अगर इसको बना के रखेंगे तो वो पैसा भी फंसा रहेगा, जो दिया था वो तो आ नहीं रहा, प्रोविजनिंग वाला पैसा भी फंसा रहेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ होता है, इसको राइट ऑफ कहा जाता है। ये माफ़ी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक का सारा अधिकार खत्म हो गया, बैंक वसूली नहीं करेगा। राइट ऑफ के बाद भी जो लेंडर होता है, मतलब बैंक्स वगैरह होते हैं, उनके पास पूरा राइट होता है अपने लोन का अमाउंट कलेक्ट करने का फ्यूचर में। उसके लिए जो भी कानूनन प्रोविज़न है कानून में, वो सारे बैंक अपने लगाता है जिससे उसका पैसा वापस आ सके। इसी के लिए एक बैड बैंक भी बनाया गया है, जिसमें होता क्या है, बैंक का जो एनपीए हो गया है लोन वगैरह, तो वो उस बैड बैंक को बेच देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, प्रोविजनिंग फ्री होती है और उनको कुछ अमाउंट उससे प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर बात करें वेव ऑफ की, तो वेव ऑफ करने का मतलब, जैसे ये वेव ऑफ वाली जो स्कीम होती है आपने एग्रीकल्चर लोन में बहुत सुनी होगी, चुनाव के समय खास तौर पे कि हम आएंगे किसानों का लोन माफ़ कर देंगे। तो माफ़ करने का मतलब कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाता है लोन का, या फिर पार्शियल भी हो सकता है। कह सकते हैं कि अगर 5 लाख रुपए तक का लोन है तो 3 लाख का माफ़ कर देंगे, ऐसे करके। तो पार्शियल या फिर कंप्लीट कैंसिलेशन लोन का होता है। इसमें फिर लेंडर जिसने लोन लिया है उससे कोई वसूली नहीं करता है, ना तो उसके पास अधिकार रहता है। क्यों? क्योंकि जो वेव ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि बैंक के पास कुछ नहीं रहेगा, बैंक ने लोन दिया फिर आप मुंह ताके कि क्या होगा। तो बैंक को जो गवर्नमेंट होती है वो पैसा देती है, कि जितना लोन का अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट फिर पे करती है और लोगों को पे नहीं करना पड़ता है। तो ये होता है वेव ऑफ। तो राइट ऑफ का मतलब केवल बैलेंस शीट से हटा है प्रोविजनिंग फ्री करने के लिए। उसे अभी भी बैंक के पास पूरा राइट है उसे पूरा कलेक्ट करने का, कानूनन उसके ऊपर से कोई अधिकार खत्म नहीं हुआ है और करते भी हैं। वेव ऑफ का मतलब पूरी तरीके से माफ़ कर देना, मतलब अब बैंक जो है बोरोवर से पैसा नहीं लेगा, बैंक को पैसा गवर्नमेंट देगी। और वो गवर्नमेंट कैसे देगी, कैश में देगी या फिर 20-30 साल के बॉन्ड के रूप में देगी, वो गवर्नमेंट और बैंक के बीच की बात होती है। नेक्स्ट है सिंडी नगाम्बा, अगर मैं सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ इसका। वो पहले एथलीट बनी हैं ओलंपिक टीम की टू क्लिंच अ मेडल इन पेरिस गेम्स। अभी एग्जैक्टली कौन सा मेडल है ये नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अभी इसका जो कह सकते हैं फाइनल तक का इवेंट हुआ नहीं, लेकिन ये सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। और ये बॉक्सिंग का मैच है, सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का ही है ना। तो इस वजह से ये पहली एथलीट कौन सी टीम की बनी है ओलंपिक टीम की, तो ओलंपिक की रिफ्यूजी टीम एक है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो जैसे ओलंपिक में अलग अलग टीमें, जैसे रशिया, बेलारूस जैसे देश हैं जिनको ओलंपिक से बाहर रखा गया यूक्रेन युद्ध वगैरह की वजह से, तो ऐसे देशों का बाइकआउट किया गया है। तो वो उनके एथलीट जरूर भाग ले रहे हैं ओलंपिक्स में। ऐसा नहीं कि रशिया या बेलारूस इस तरह के जो देश हैं उनके एथलीट भाग नहीं ले रहे हैं, वो भाग ले रहे हैं। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई थी कि बेलारूस का जो है एक एथलीट जो है गोल्ड जीता था, लेकिन बेलारूस की जो राष्ट्रगान है वो नहीं बजाया गया था, ना तो झंडा फहराया गया था, वो इमोशनल भी हो गए थे इसीलिए, क्योंकि उनको बाइकआउट किया गया है। लेकिन वो भाग लेंगे कैसे? एज आ न्यूट्रल पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं, वो अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग टीम होती है। तो ऐसे ही 2016 के रियो ओलंपिक से ये रेफ्यूजी ओलंपिक की टीम भी बनाई गई ओलंपिक्स के द्वारा। इस रेफ्यूजी टीम से पहली बार कोई एथलीट ऐसा बनेगा जिसको कोई मेडल प्राप्त होगा। कौन सा होगा आने वाले समय में संडे तक पता चल जाएगा। तो अगर हम बात करें नगाम्बा की, तो ये मेंबर हैं LGBTQ कम्युनिटी की। तो ये कैमरून की रहने वाली हैं, लेकिन कैमरून में LGBTQ होने की वजह से इनको खतरा लग रहा था, तो ये यूनाइटेड किंगडम आ गई थी 11 साल की उम्र में। और फिर इनको 2021 में रेफ्यूजी का स्टेटस यूके में मिल गया था, और इसी वजह से ये यूके से ना खेल करके रेफ्यूजी जो टीम है ओलंपिक्स की उससे खेल रही हैं। ये वुमेंस की मिड वेट बॉक्सर हैं। अब देखते हैं इनको कौन सा एक्चुअल में मेडल मिलता है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर श्रीपद नाइक, अ टोटल ऑफ 3,37,900 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी इज लाइकली टू बी एडेड इन द कंट्री बाई। मतलब 3,37,900 मेगावाट
की पावर जनरेशन कैपेसिटी, और ये कैसी है, टोटल। टोटल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब इसमें कोल बेस्ड भी होगा, हाइड्रो वाला भी होगा, सोलर वाला भी होगा, विंड वाला भी होगा, गैस वाला भी होगा, मतलब सारे जितने भी सोर्सेज हैं सबको मिलाकर के इतना एडिशन होगा, मतलब इतनी टोटल कैपेसिटी नहीं होगी, इतनी पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड हो जाएगी जितनी अभी वर्तमान में चल रही है। तो ये होगा 2032 तक। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें न्यूक्लियर वाले भी आते हैं पावर कैपेसिटी। अगला सवाल है, इंडिया होस्ट कर रहा है अपनी पहली, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट इस तरह की एक्सरसाइज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन सोलार डैश। तो जो पहली अपनी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, मतलब 2 देशों के बीच नहीं होगी, इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। आपको याद होगा मैंने जून में शायद पढ़ाया था एक ऐसी तरह की एक्सरसाइज के बारे में, और उसका नाम था एक्सरसाइज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग उसका नाम था, एक्सरसाइज रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज यूएस कराता है, जिसमें भारत की एक एयर से जो एयरफोर्स है उसने भाग लिया था। तो कुछ उसी तरह की एक्सरसाइज भारत पहली बार करा रहा है, जिसका नाम क्या है, तरंग शक्ति 2024। तो ये हो रही है शुरुआत इसकी तमिलनाडु में आज से ही, मतलब 6 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ, पहली चीज़ तो तमिलनाडु में आपको पता चल गया। तो ये एक्सरसाइज 2 फेजेज में होगी। अभी जो चलेगी 14 अगस्त तक चलेगी, फिर इसका सेकेंड फेज़ आएगा जो कि सितंबर तक चलेगा। तो जो पहला फेज़ है वो सोलार तमिलनाडु में होगा, और इसका जो दूसरा फेज़ है, सेकेंड फेज़ कहाँ होगा, जोधपुर राजस्थान में होगा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इसमें टोटल 10 देश भाग ले रहे हैं, लेकिन नहीं, टोटल 28 देश भाग ले रहे हैं। 10 देश ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर, जिनके अपने एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट के साथ वो भाग ले रहे हैं। मतलब भारत के साथ इन 10 देशों के अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और जेट्स वगैरह आएंगे। 18 जो कंट्रीज और इसमें शामिल हो रहे हैं वो केवल ऑब्जर्वर के तौर पे रहेंगी। तो टोटल 28 कंट्रीज भाग ले रही हैं, इसलिए मल्टीनेशनल है। किस लिए हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, इट एम्स टू शोकेस इंडियाज डिफेंस प्रोवेस एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग मिलिट्रीज टू फॉस्टर इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब मेन यही है कि भारत की रक्षा क्षमता के प्रदर्शन करना और इंटरऑपरेबिलिटी, एक देशों के साथ कैसे समन्वय बिठाया जाएगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इस तरह की एक्सरसाइज। अगला सवाल है, इंडिया और कौन से देश ने एक एमओयू साइन किया है ऑन कॉरपोरेशन ऑन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए। तो इंडिया ने साइन किया है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है, सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस। तो ये आइलैंड कंट्री है, मतलब डुअल आइलैंड कंट्री से कहा जाता है, 2 आइलैंड है सेंट क्रिस्टोफर नेविस करके। तो इन दोनों को मिलाकर कंट्री बनी है, छोटी कंट्री ये होती है, वहाँ के साथ एमओयू साइन हुआ है। अगर हम बात करें सेंट क्रिस्टोफर नेविस की, तो आइलैंड कंट्री जैसा मैंने बताया 2 आइलैंड हैं इसमें, और दोनों ही वेस्ट इंडीज़ में लोकेटेड है। वेस्ट इंडीज़ का नाम क्रिकेट से तो जानते होंगे, यूएसए से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज छोटे छोटे आते हैं। ये जितने इसमें लिखे हैं सारे उसी, जैसे पोर्टो रिको हो गया, डोमिनिका हो गया, डोमिनिका रिपब्लिक हो गया, या फिर इस तरह के जो भी, और बारबाडोस हो गया, एंटीगुआ हो गया, तो ये सब उसी आसपास के ही आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं। इसकी कैपिटल क्या है तो इसकी कैपिटल है बेसेट टेरे, इसकी कैपिटल है। इसमें जो है मतलब जैसे इंग्लैंड में होता है मोनार्च भी है और आपके पार्लियामेंट भी है, कुछ वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो इसके मोनार्च हैं चार्ल्स III, और प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है, टेरेंस ड्रू, और करेंसी इसकी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। तो ये करेंसी तो याद रखिएगा ही रखिएगा, पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने रिलीज़ किए हैं कितने कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 को यादगार के तौर पे कितने पोस्टेज स्टैंप रिलीज़ किए गए हैं, तो इसका सही जवाब है 4। ये जो पोस्टेज स्टैंप हैं ये कलेक्टिबल्स की तरह होते हैं, मतलब आप इन्हें 20 रुपये में मिलेगा, आप जा करके पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं 20 रुपये में। तो ये जो स्टैंप होगी इसे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, एक तरीके से कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप से। इसको आप लगा करके चिट्ठी वगैरह नहीं भेजेंगे, ये कलेक्शन के लिए होते हैं। तो 4 स्टैंप रिलीज़ किए गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 4 स्टैंप में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे ये स्टैंप आप देख रहे होंगे, तो इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है सेलिंग, है ना, जो समुद्र में होती है। ये है जेवलिन थ्रो, यहाँ पे है हॉकी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको टेनिस समझ रहे हैं, लेकिन ये टेबल टेनिस है, टेनिस नहीं है, टेबल टेनिस है। तो ये 4 स्पोर्ट्स के ऊपर ये ऐसे पोस्टेज स्टैंप आ रखे हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। अगला सवाल है, किसने ओलंपिक का पहली बार, ऐसे कह सकते हैं, गोल्ड मेडल जीता है मेंस टेनिस सिंगल्स में, या फिर इस बार का पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो इस बार जीता है नोवाक जोकोविच ने, ए वाला ऑप्शन सही है। किसको हराया है,
कार्लोस अल्काजार को हराया, अल्काराज को हराया, कई लोग इसको अल्कारेज भी कहते हैं। तो कार्लोस अल्कारेज को हराया है फाइनल में इन्होंने। इससे पहले आपको पता होगा कार्लोस अल्कारेज ने हराया था नोवाक जोकोविच को एक अलग मुकाबले में, जो मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। फिलहाल नोवाक जोकोविच का आपको पता होगा कि कितने बड़े ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये इनका पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हुआ है, इससे पहले गोल्ड नहीं जीत पाए थे ये। इससे पहले 2008 के ओलंपिक्स में, जो कि चाइना में होता, बीजिंग ओलंपिक में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार इन्होंने गोल्ड जीता है। और आपको पता होगा इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे इनके पास 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने का रिकॉर्ड है, मतलब इतने आज तक किसी ने जीते। और ये जो गोल्ड मेडल इनको मिला है, इसके साथ इन्होंने एक एलीट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। एंड्री एगैसी, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ और सेरेना विलियम्स के साथ ऐसे प्लेयर ये बन गए हैं जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम के साथ साथ ओलंपिक गोल्ड भी जीत रखा है। तो उस कैटेगरी में अब ये आ चुके हैं। अगला सवाल, किसको चूज किया गया है? अब मतलब ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी एक तो हुई थी, एक हो रही है क्लोजिंग सेरेमनी इसी संडे को। तो उसमें भारत का जो नेशनल फ्लैग बीरर होगा उसके लिए किसे चूज किया गया है? तो वो बनी है मनु भाकर, जिन्होंने अभी हाल ही में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग में, एयर पिस्टल में। तो इनको चूज किया गया है क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु थी और एक टेबल टेनिस के वेटरन थे, उनको चुना गया था ओपनिंग सेरेमनी के लिए। इसी में एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मेंस में 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है? ये गोल्ड मेडल तो आपको पता होगा कि आप बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे गोल्ड मेडल हैं जिसमें कुछ ना कुछ खास हुआ है। जैसे जो नोवाक जोकोविच वाला था, पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक उनको नहीं मिला था। इसी तरह ये मेंस वाला खास क्यों है? ये फिलहाल जीता है नोवा लाइस ने, लाइस जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, ये वाला ऑप्शन सही है। कहाँ के हैं ये? यूएसए के हैं। तो इन्होंने जीता। किसको हराया है? के थॉम्सन को इन्होंने हराया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट था, अगर आप इसको जाकर के हाइलाइट्स में देखेंगे यूट्यूब पर भी, आपको लगेगा कि क्रिश्चियन थॉम्सन जीते हैं, लेकिन जीते ये हैं। और इन्होंने जो हराया है वो हराया है 0.005 सेकेंड्स के अंतर से। मतलब समझते हैं, जो रनिंग होती है या रेस होती है, इसमें ये नहीं देखा जाता किसने पैर पहले रखा है। इसमें अब ये देखा जाता है कि किसके जो शोल्डर्स वाला ये पूरा एरिया है, ये कौन सा पहले पास हुआ है, अब कौन सा ये वाला, किसका ये वाला एरिया पहले पहुंचा है। तो उसमें नोवा लाइस का जो ये वाला एरिया था 0.005 सेकंड पहले पहुंचा था, इसलिए वो गोल्ड जीता है इन्होंने। ओके। और दोनों, अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो दोनों का जो सेकंड का अगर बात करें 9.79 सेकंड की रेस जो है इन्होंने लगाई, मतलब इतने में 100 मीटर इन्होंने तय किया। तो ये टाइम दोनों का सेम है, लेकिन ये गोल्ड मिला, इनको सिल्वर मिला, सेकंड के 5000वें हिस्से के बराबर। अगला सवाल है, कौन होस्ट करने वाला है 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अगस्त 17, 2024 को? अभी पूरी तरीके से घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसे इंडिया होस्ट करेगा। ये समिट कैसी होगी? वर्चुअल समिट ये होगी साउथ एशिया को लेकर के। इंडिया को कौन सा रैंक मिला है 119 कंट्रीज में? किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। ये फिलहाल तो न्यूज़ पुरानी है, लेकिन आप जान के रखिए कि 119 कंट्री की रैंकिंग में भारत को 39th जो पोजीशन है वो प्राप्त हुई है। ये भी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। और भारत की ये जो रैंकिंग है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसे निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF निकालता है इसे। और इंडिया का जो स्कोर है इसमें बताया गया वो 3 एरियाज़ में बढ़ा है। पहला है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड हेल्थ एंड हाइजीन। और आपको पता होगा 3 एरियाज ट्रैवल को लेकर के ऐसे कि ये 3 अगर बेहतर हो जाएं तो और किसी टूरिस्ट को ज़्यादा कुछ नखरे चाहिए ही नहीं होते। हेल्थ हाइजीन बेटर हो जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी बेटर हो जाए, और फिर प्रायोरिटाइजेशन ट्रैवल टूरिज्म का है तो ठीक रहे, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे टूरिज्म के क्षेत्र में। टूरिज्म एक भारत के लिहाज से देखें तो अभी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड एक तरीके से क्षेत्र है, अभी बहुत इसको आगे बढ़ना है। और अगर भारत में टूरिज़्म बहुत अच्छे से ग्रो कर गया तो भारत की जो GDP है उसमें बहुत बड़ा योगदान टूरिज़्म का होने वाला है। अगला यहाँ पे वन लाइनर है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। आप कहेंगे ये कौन सी एकेडमी है? आपने ऑस्कर अवार्ड्स का नाम सुना होगा, तो वो एकेडमिक अवार्ड, एकेडमी अवार्ड ही उसको कहा जाता है। तो ये वही एकेडमी देती है। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो चुने गए हैं फिल्म प्रोड्यूसर जेनेट यंग, मतलब तीसरी बार लगातार इनको री इलेक्ट किया गया है इनके
प्रेसिडेंट के तौर पे। अब हम देखते हैं कुछ बैंकिंग और स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक जीके में पहला सवाल है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे डिस्कस करेंगे कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब समझते हैं जो रेपो रेट तय होता है, भारत में क्या क्या चीज़ें, आपके रेट कैसे चलेंगे, बाकी फॉर्मुलेशंस, कुछ नई डेवलपमेंट होती है वो सारी चीज़ें, ताकि भारत में लिक्विडिटी का स्टेटस कैसे रहे, महंगाई कैसे कंट्रोल में है, वो सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी से तय होती हैं। तो वो कौन तय करता है? तो इसे तय करता है आरबीआई। सी और ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत सरकार नहीं, आरबीआई तय करती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है, फॉर्मुलेट करता है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं फिलहाल? तो वर्तमान समय में इसमें 6 मेंबर्स हैं, टोटल 6 मेंबर्स इसमें होते हैं। ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है इसको लेकर के। और एक और सवाल इससे आता है कि इसमें कितने एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? तो इसमें टोटल 3 एक्सटर्नल मेंबर्स वर्तमान समय में हैं। 3 इसमें होते हैं आरबीआई के लोग और 3 होते हैं एक्सटर्नल, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इन्हें। ओके, तो ये टोटल 6 लोगों की कमेटी बनती है। इसी से एक और सवाल होता है कि इसका जो चेयरपर्सन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, कौन होता है? तो इसके वर्तमान समय में चेयरपर्सन कौन है? शक्तिकांत दास। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये कैसा होता है? एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, हिंदी में कहते हैं। मतलब कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा या फिर राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, तो वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही होता है, पदेन है, उसको हम इलेक्ट नहीं करते। लोकसभा वाला इलेक्ट करेंगे, वहाँ के लोग मिलकर के कौन होगा? राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति है वही उसका पदेन अध्यक्ष होगा। इसी तरह जैसे मैं कहूँ नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो उसका प्रेसिडेंट होगा, चेयरपर्सन होगा नीति आयोग का। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है। बाकी माइकल देव पात्रा भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, आशमा गोयल हैं, जयंत वर्मा हैं, 4 लोग तो हैं, 2 लोग आप सर्च करके निकाल सकते हैं। लिखा हुआ है सावाक इज द सीक्रेट पुलिस एंड इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ विच कंट्री। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सावाक कहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस है? जैसे इंडिया की है ना RANW, और या फिर IB इंटरनल के लिए, अमेरिका की CIA FBI ये सब तो आप जानते होंगे। सावाक है ईरान की। इसलिए इसे लिखा है क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हमास के जो चीफ है उनको मारा गया है, और मारने में कहा जा रहा है कि इजराइल की जो वहाँ की सीक्रेट सर्विस है मोसाद का हाथ है। तो मोसाद तो सब लोग जानते होंगे, ईरान का भी जान लीजिए। ईरान की जो सीक्रेट एजेंसी वो क्या है? सावाक के नाम से जानी जाती है। एक और सवाल है, इसे मैं देता हूं आपको होमवर्क के तौर पे, जरा इसको बताइएगा कमेंट करके कि GRU कहाँ की फॉरेन मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है, कौन से देश की? जिसको आता होगा बताया कमेंट करके, मैं उसके आंसर को कल यहाँ पे लाऊंगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।